हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लेजेंड्स। लिटरेरी लेजेंड्स आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ की एक सेशन स्टार्ट कर रहा है, जो कि आप टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूजी नेट, जेआरएफ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये जो है जो भी एमसीक्यूज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में। और जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं वो आप सबको पता है कि एक जो कमीशन होता है वो यहाँ से ही जो है क्वेश्चन को बहुत सारे पुटअप करता है। अगर पिछले कई सालों के टीजीटी पीजीटी के अगर परीक्षाओं का आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आप पाएंगे कि लगभग 25 आउट ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ से डायरेक्टली उठा के पूछ लिए जाते हैं। तो अब एक एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उस एमसीक्यू सीरीज़ में हम जो है सारे पॉइंट्स को देखेंगे। और इसमें एक हम थोड़ा थोड़ा जो है, अगर किसी राइटर के बारे में हमको पता है तो हम उसमें डिटेल स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। ओके, तो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन दिस सीरीज वाज एडवर्ड किंग। ओके, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा एडवर्ड किंग का नाम ना, वो जो है मिल्टन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्ड किंग ए माइनर पोइट, ओके, माइनर पोइट एंड ए कंटेम्पररी ऑफ मिल्टन, ओके, एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में जो है एडवर्ड किंग मिल्टन के कॉन्टेम्पररी थे। वाज ड्राउंड एट सी इन 1637, ओके। So Milton wrote a pastoral elegy, okay, for him. What was the title of this poem? So I think ये सभी को पता है कि मिल्टन ने जो है एडवर्ड किंग के लिए जो लिखा था वो था लिसिडस, ओके, लिसिडस। कॉमस इनका एक मास्क्यू प्ले है, हमको पता है, जो कि 1634 में लिखा है। इल पेंसेरेसो और इसके साथ एक कंपेनियन बनाता हुआ है एल एलिग्रो के साथ ना, ये कंपेनियन बनता है एल एलिग्रो के साथ, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो जो इल पेंसेरेसो है इसका मतलब होता, इसका इटली में मतलब होता है, इटालियन मीनिंग है ये। इल पेंसेरेसो इटालियन लैंग्वेज में लिखा है, इसका इंग्लिश में होता है द थॉटफुल वन, ओके। और ये जो है ये पेस्टोरल नहीं है, ये जो है लिरिक पोएम है ना, ये लिरिक पोएम है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जो है एल एलिग्रो की बात करें, तो एल एलिग्रो जो है, एल एलिग्रो भी जो है इनका इटालियन का वर्ड है, और इसका मतलब होता है, ये भी एक लिरिक पोएम थी जो इसकी कंपनी बनाती है, और इसका मतलब होता है द हैप्पी इमोशंस ऑफ अ स्प्रिंग डे। द हैप्पी इमोशंस, द हैप्पी इमोशंस ऑफ स्प्रिंग डे, ओके। सो एलिग्रो हो गया, ठीक। एरियोपेजिट का सबको पता है कि दिस इज रिटन फ्रॉम फ्रीडम ऑफ प्रेस ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक। एंड लिसिडस, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि लिसिडस जो है पेस्टोरल एलिजी है, 1638 में लिखी गई है, जो कि जो है, तो एक क्वेश्चन से हमने जो है मिल्टन को जो है, मिल्टन के 4 वर्क को कॉमस एक मास्क्यू है ना, तो हमने जो है इतना जाना कि जो है एल पेंसिलेसो जो है थॉटफुल वन के लिए है, मतलब कि पेंसिव विचार ना, निराश ना, ग्लूमनेस शो करता है एल पेंसिलेसो। वहीं दूसरी तरफ जो इसका जो कंपेनी बताया एल एलिग्रो, वो जो है हैप्पी मूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द गॉथिक नॉवल, ए पॉपुलर genre फॉर द रोमांटिक्स, ओके। द गॉथिक नॉवल, ओके, ठीक, गॉथिक नॉवल ना, ग्लूमी कैसल ना, पूरा मतलब कि डरावना माहौल, हॉरिबल प्लेस ना, तो गॉथिक नॉवल वहीं लिखी जाती थी। इट्स अ पॉपुलर genre फॉर द रोमांटिक्स, ओके, एग्जेम्पलीफाइड इन द राइटिंग ऑफ होरेस वालपोल, अच्छा ठीक है, एंड एन ए रेडक्लिफ कुड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो कह रहा है कि द गॉथिक नॉवेल है, जो कि जो है एक रोमांटिक्स में पॉपुलर जानरा हुआ करता था। वो ऐसा पाया जाता है कि होरेस वालपोल और एन ए रेडक्लिफ के नोट्स में
पाया जाता था। तो ऐसा क्या उसमें उसमें कह रहा है कि कंटेंट क्या होता था, क्या शामिल होता था, ऐसा मतलब कैसे आप पहचानेंगे कि दैट नॉवेल विच इज रिटन बाय होरेस वॉलपोल और एने रेडक्लिफ, इन विच एलिमेंट्स they use ना. So here we have option. First we have a secret passages, decaying mansions, gloomy castles and dark dungeons, I think. Next बढ़ते हैं. Perversion and sadism, often involving a maiden's persecutions, supernatural phenomenon. See, we have plots of mystery and terror set in hospitable sullen landscapes. Okay. And other is all of the above. So अगर हम गोथिक नॉवेल्स का जो एलिमेंट्स है, जो नेचर है, वो अगर हम देखेंगे तो सीक्रेट तो होता ही है, ठीक. तो अगर हम देखेंगे तो सीक्रेट प्लेस तो होता ही है उसमें. ओके. तो अगर हम देखें तो उसमें सीक्रेट प्लेस होता है, डिकेइंग मैंसन्स होते हैं, ठीक है, ग्लूमी कैसल होता है, डार्क डंजन्स होता है ना. मैंसन भी होते हैं, महल भी ग्लूमी होता है, ठीक. फिर कह रहा है, तो यहाँ जो ये परवर्जन है, परवर्जन का मतलब और सैडिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ को, मतलब सत्य को झूठ और झूठ को सत्य साबित कर देने वाली जो बात होती है वो उसको हम कहते हैं. तो एक तरह से मतलब कि एक विचित्र व्यवहार जिसको बोलते हैं ना, मतलब ना मतलब जिसका बिहेवियर अच्छा ना हो. तो परवर्जन एंड सैडिज्म ऑफन इन्वॉल्विंग अ मेडन्स परसिक्यूशंस, सही है. सुपर नेचुरल फिनोमिना, ये भी सही होता है, ठीक. अगर हम देखें तो ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट है मिस्ट्री, प्लॉट ऑफ मिस्ट्री बिल्कुल होती है, टेरर भी होता है, ठीक है. सेट इन इनहॉस्पिटेबल सलन लैंडस्केप ना, बिल्कुल. तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी. ओके. इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही है, ठीक. चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एड्रेसेस क्लास एज ए सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटी. सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटी मतलब इसमें से कौन सा टेक्स्ट है जो मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक रियलिटी को एड्रेस करता है. मीन्स, तो वी हैव ऑप्शन. फर्स्ट है विलियम गॉडविन्स इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, पर्सी वाइसी सैलिस इंग्लैंड इन 1819, सर वाल्टर स्कॉट द हर्ट ऑफ मिडलोथियन, और ऑल ऑफ द एबव. तो दिस इज द क्वेश्चन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड एड्रेसेस क्लासिक एज अ सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटी. तो वी हैव ऑप्शंस. फर्स्ट विलियम गॉडविन्स इंक्वायरी. तो ये विलियम गॉडविन्स की जो इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस है, तो पॉलिटिकल जस्टिस से लगता है कि हाँ सोशल इकोनॉमिक इसमें जो है क्लास को जो इन्होंने दर्शाया है. और ये जो पर्सी वेसी सैलिस का जो इंग्लैंड है, ये एक सोनेट है, ठीक. सोनेट है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि जैसे वर्ड्सवर्थ ने लंदन लिखा था, वर्ड्सवर्थ का लंदन था, वर्ड्सवर्थ ने लंदन लिखा था 1802 ना. वैसे ही इन्होंने इंग्लैंड, इनका इंग्लैंड है 1819. इसमें जो है इन्होंने अपना जो है इन्होंने जो है अपना इसमें गुस्सा वगैरह जो है, एरोगेंस ऑफ पावर और जॉर्ज जो थर्ड थे ना, मेंटली इल किंग जॉर्ज थर्ड, एंड और जो जो एक मसैक्रे हुआ था, हत्याकांड हुआ था ना. तो ये सारे प्रोटेस्टर्स को इसमें दर्शाया गया है. तो ये एक तरह से सोशल इकोनॉमिक रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो ये भी सही है, ठीक. तो विलियम गॉड ये भी सही है. फिर हम बात करते हैं सर वाल्टर स्कॉट के द हर्ट ऑफ मिडलोथियन. ओके. तो ये जो द हर्ट ऑफ मिडलोथियन है, ये एक वेबरली नॉवेल्स में पब्लिश हुई, वॉल्टर स्कॉट की. वेबरली नॉवेल आप जानते होंगे. वेबरली नॉवेल्स में ये जो है वॉल्टर स्कॉट की ये द हर्ट ऑफ मिडलोथियन जो है पब्लिश हुई थी. ओके, सॉरी. तो ये जो है ओरिजिनली जो है ये द हर्ट ऑफ मिडलोथियन जो है वो 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, ठीक है. और इसका जो टाइटल दिया था, उन्होंने दिया था, इसका जो टाइटल था वो था टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड. याद रखिएगा, टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड. ओके. तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक. तो इस तरह देखा जाए कि ये भी एक सोशल इकोनॉमिक को एड्रेस, क्लास को एड्रेस करता है. तो आई थिंक
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक, ऑल ऑफ द एबव। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिलोसफर हैड अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस ऑन कॉलरिज। ओके, सो इसका जो इमैनुअल कांट। ओके, विच फिलोसफर हैड अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस ऑन कॉलरिज पे जो मतलब विशेष तरह का जो इन्फ्लुएंस था, मतलब कि एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस था, वो किस कॉलेज किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, वो इमैनुअल कांट से हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हु exemplified who exemplified the role of the peasant poet। तो पीजेंट पॉइंट हमें पता है कि जॉन क्लेयर को भी पीजेंट पॉइंट बोलते हैं, और रॉबर्ट बर्न्स को, और जॉन कीट तो यंगर रोमांटिक पॉइंट है। ठीक, तो द ऑप्शन इज डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डिड थॉमस कार्लाइल मीन। थॉमस कार्लाइल का ऐसा क्या मानना था कि क्लोज द बायरन ओपन द गोइथे। ठीक, तो हमको पता है कि बायरन जो है रोमांटिक ना, ये रोमांटिक पॉइंट थे, और गोइथे जो है, तो गोइथे जो है वो एक जर्मन पॉइंट थे ना, प्ले राइट, नॉवलिस्ट, साइंटिस्ट ना, थिएटर डायरेक्टर, क्रिटिक ना। तो उन्होंने जो है थॉमस कार्लाइल ने कहा कि हमें जो है बायरन को क्लोज करके गोइथे को उठाना चाहिए। क्यों कहा था? तो ऐसा मानना था कि थॉमस कार्लाइल का कि हमें जो है रोमांटिक्स का इंट्रोस्पेक्शन छोड़ के, हमें अगर उससे भी अच्छी मोरल पर्पस का स्टडी करना है तो हमें गोइथे को पढ़ना चाहिए। ठीक, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर नॉट पास्ड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा। सो पूछ रहा है कि विक्टोरियन एरा में वह कौन सा एक्ट्स था जो पास नहीं हुआ था। तो ऑप्शन है ए सीरीज ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स एंड द कस्टडी एक्ट, नहीं ये पास था। वुमेन्स सफरेज एक्ट, ये भी पास था। द डाइवोर्स एंड मैट्रिमोनियल कॉसेज एक्ट, ये भी सही था। जो नहीं था वो था द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट। दैट एक्ट्स have not passed during the Victorian era। तो करेक्ट ऑप्शन इज वी हैव सी। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु कॉल्ड सैले अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द void his luminous wings in vain। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो वेरी वेल दिस कोटेशन हैज सेड बाय मैथ्यू अर्नाल्ड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट तो our next question is what characteristics of 17th century metaphysical poetry sparked the enthusiasm of modernist poets and critics। तो what characteristic, इसमें जो है ये मेटाफिजिकल पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, द यूनियन ऑफ थॉट एंड पैसन, अनकम्प्रोमाइजिंग इंगेजमेंट विथ पॉलिटिक्स, तो वो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें मेटाफिजिकल पोइट्री जो थी वो कंसीट ऑफ हाइट पे थी ना उस ज्ञान से परे। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही बहुत ही माइनर चीज़ों को बहुत ही जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइपरबोली करके दिखा देते थे। ठीक, इनमें जो जैसे जॉन डन बहुत फेमस थे इसमें, हेनरी वाघम, सबको पता है हेनरी वाघम, एंड्रयू मार्वेल एंड अनदर जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम काउले। ठीक, जॉन डन, अब्राहम काउले, एंड्रयू मार्वेल। ठीक, आप इनको याद करके थोड़ा पढ़ के जाइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे जो है मेटाफिजिकल पॉइंट थे। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक था वो कह रहे थे कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर जिसको जो मतलब कि मॉडर्निस्ट पॉइंट्स को, क्रिटिक्स को जो है इंथुजियाज्म प्रोवाइड किया ना उनको जो है। तो इसकी जो इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी थी, आप britannica.com खोलेंगे, उसमें देखिए सबसे britannica.com जो है वो एक लिटरेचर का अच्छा सोर्स माना जाता है। आप britannica.com खोलेंगे तो उसमें जो पहला होगा तो आपको यही दिखेगा, इट्स इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, metaphysical poet, any of the poets in 17th century England
हु inclined to the personal and intellectual complexity and concentration that is displayed in the poetry। तो फर्स्ट इज ये हो गया, तो ए एंड, तो इसमें हमारे पास एक है, तो ए और बी दोनों है, ठीक है ना, ए और बी नहीं, ए और सी, ए और सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि इट्स अनकम्प्रोमाइजिंग एंगेजमेंट विथ पॉलिटिक्स, मतलब विदाउट कंप्रोमाइज के वो कुछ भी, मतलब बहुत ही, जैसे आप जॉन मिल्टन का, सॉरी जॉन डन का द फ्ली पढ़िए, बहुत ही अच्छी रचना है। तो जो मेटाफिजिकल पॉइंट्स को पढ़ के जाइए जरूर, इसमें से एक तो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा मानना था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु रिमेन्ड विदाउट द वोट फॉलोइंग द रिफॉर्म बिल ऑफ 1832। तो 1832 के रिफॉर्म बिल के बाद भी ऐसा कौन सा क्लास, ऐसा कौन सा वर्ग रह गया था जो बिना वोट के था, वो पूछ रहा है ऐसा। तो क्या अबाउट हाफ ऑफ द मिडिल क्लास मैन, ऑलमोस्ट ऑल वर्किंग क्लास मैन और ऑल वुमेन, मतलब कि उसने 3 ऑप्शन दिया है। तो जो करेक्ट आंसर है, रिफॉर्म बिल ऑफ 1832 के बाद भी ये सारे जो मिडिल क्लास मैन थे, वर्किंग क्लास मैन थे और सभी औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट कम फ्रॉम आयरलैंड। वह इस चारों में से कौन से ऐसा राइटर है जो आयरलैंड से बिलोंग नहीं करता है। तो हमें पता है कि डब्ल्यू वीट्स ना आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, जेम्स जॉयस आल्सो बिलोंग्स टू आयरलैंड, और सीमस सिनी इज आल्सो बिलोंग टू आयरलैंड एंड, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, हेनरी जेम्स डजंट बिलोंग टू आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट वाज अ फेवरेट एंटरटेनमेंट इन एलिजाबेथ्स कोर्ट। जो तो इज स्विमिंग, गैम्बलिंग, जॉस्टिंग और बैकगैमन। सो एलिजाबेथ के कोर्ट में जो इंटरटेनमेंट होता था वो स्विमिंग नहीं होता था, गैम्बलिंग नहीं होता था, बैग, वो क्या होता था, जॉस्टिंग। अच्छा, जॉस्टिंग क्या होता है? जॉस्टिंग में आप मूवियों में देखे होंगे, घुड़सवार रहते थे उस पर जो है, और एक घुड़सवार रहते थे, तो भाला वाला जो एक इधर से आता है एक इधर से आता है, तो जो घुड़सवार लोग होते हैं उन पे भाला वाला जो युद्ध होता था ना, तो उसको हम जो है वो कहते हैं जॉस्टिंग। ओके, ये मार्शियल गेम होता है, मतलब 2 हॉर्स राइडर के बीच में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इन व्हाट लैंग्वेज डिड शेक्सपियर राइट। सो ही रोट ऑलवेज इन मॉडर्न इंग्लिश। ओके, दिस वर्क मीन्स दिस वर्क इज रिटन बिफोर द अदर 3 चॉइसेस। तो इसमें से एक बुक है जो लिखी गई है इन 3 के अलावा सबसे पहले, तो वो थी बीडेज एन एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, in 1634 मिल्टन रोट ए मास्क। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मास्क। सबको पता है, पेंसरेशो। मिल्टन, thou shouldest be living at this hour, England hath need of thee indeed, but who was it summoning his ghost? This quotation has written by Horatio Herbert Kitchener, William Blake, William Wordsworth, John Keats. So this is written by William Wordsworth to Milton। ठीक, मिल्टन को ट्रिब्यूट देने के लिए ये लिखा था उसने, ठीक है। On the second day of battle in heaven, what does Satan use that surprises God's forces? KGF मूवी याद आ गई, देखा है आप लोगों ने? बड़ी माँ, आर्टिलरी, आर्टिलरी उसने यूज़ कर दिया था, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। KGF में जब उसकी एक चीज़ खो जाती है तो वो क्या लेके जाता है, बड़ी माँ, बहुत बड़ी वाली गन लेके जाता है। तो आर्टिलरी देख के जो है गॉड की फोर्सेस एकदम सरप्राइज होती है, ये कहाँ से ला गया इसने, ठीक। ओके, नेक्स्ट वी हैव इन अटेम्प्ट टू डिफीट गॉड एंड हिज एंजल्स व्हाट डू द रिबेल एंजल मेक्स। ही मेक अ कैनन, ठीक। बहुत ही कन्फ्यूजेबल, हु इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, और बहुत बार पूछा गया है, तो आप जो है शैतान को ही लगाइएगा, है ना। और विलियम ब्लेक का एक कोट्स है, मिल्टन जानबूझ के शैतान के साइड था, ठीक है ना। In book first and second, the rebels of Satan built the Pandemonium. What does Pandemonium mean? Pandemonium means Pandemonium is the capital of hell. Next question.
हु इज़ कंसिडर्ड एज द मॉडल ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द रिनेसा। रिनेसा के दौरान कहाँ के लोग जो है एक मॉडल ऑफ पीपल थे, तो वो थे रोमन एंड ग्रीक ना। रोमन एंड ग्रीक से बहुत चीज़ें कॉपी की गई हैं, तो रोमन एंड ग्रीक इज़ द मॉडल ऑफ रिनेसास पीपल। हु लॉस्ट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रिनेसा, तो दैट पर्सन इज कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च उस समय जो है अपना जो है अत्यधिक पावर, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में जो हुआ था वर्सेस, हेनरियट ने अलग बनवाया था प्रोटेस्टेंट चर्च फॉर ना थर्ड मैरिज ना। तो ये सब कुछ पॉइंट है ना। नेक्स्ट, हु ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट इनटू जर्मन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट पर्सन इज मार्टिन लूथर। ओके, द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म इज पेट्रार्क। हु रोट द पोएम रिक्वीम। Who wrote the poem Requiem? Robert Louis Stevenson, William Shakespeare, Samuel Johnson, or John Milton? So here Robert Louis Stevenson is correct answer. In this poem, he wants to about a wish of that he should be laid after his death. He wanted something to do. He described the wide sky, ना several stars. तो और उसकी मतलब इच्छा थी मरने से पहले कि जो है मैं वाइड स्काई देखूं ना, खुश रहूं हमेशा। तो लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, रिक्वीम जो है कि एक और आथर ने लिखा, आथरेस हैं, उनका नाम है एने एक्मतोवा। ठीक है, एने एक्मतोवा। ठीक, तो इन्होंने भी रिक्वीम नाम की एक जो है पोएम लिखी है, जिसमें उसमें उनकी क्या थी कि इन्होंने उसमें वुमेन का जो रिस्पांस होता है, उसकी जो रिक्वेस्ट होती है, उनका जो प्लीड होता है तर्क देने का, वो सब उसने लिखा है ना। इन्होंने उसमें जो बहुत सारे थीम्स जैसे रिलीजन है, उसके बाद जो है द डिस्प्रेशन एंड होपलेसनेस ऑफ वार है, सेंसरशिप एंड साइलेंसिंग है, ग्रीफ ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने थीम इसमें दे रखा है, ये रिक्वीम जो एने एक्मतोवा है। और वहीं दूसरी तरफ आर एल स्टीवेंसन की जो रिक्वीम है, वो इनकी जो है अबाउट अ विश है, मतलब अपनी इच्छाओं के बारे में है कि मरने से पहले उनको एक खुला आसमान चाहिए ना, हमेशा प्रसन्न रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है हमारा रिक्वीम के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश क्रिटिक पोइट। तो फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश क्रिटिक पोइट हमारे पास कौन थे? शेक्सपियर तो नहीं थे, ये तो वैसे ही कट गया। अर्नोल्ड थे, चौसर नहीं थे, तो ये अर्नोल्ड और सर फिलिप सिडनी में, तो अर्नोल्ड तो जानते हैं बहुत बात के हैं, तो सर फिलिप सिडनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रीस्टोर्ड इन 1660। तो कह रहा है कि 1660 में मतलब किसने रिस्टोर किया, तो टोरी पार्टी, वो तो विक टोरी तो 1700 में है। ठीक, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वो भी नहीं, टॉलरेशन ऑफ रिलीजियस डिसेंडेंस नो नो, दैट टाइम द मोनार्की हैज स्प्रेड ना, एंड द पर्सन ऑफ चार्ल्स सेकेंड केम, एंड मोनार्की जो है केम विथ चार्ल्स सेकेंड, मोनार्की केम विथ। So in the late 17th century, a battle of the books erupted between which two groups? So as we know that battle of the books written by Jonathan Swift, a satire, सटायर। ठीक, और इसमें उन्होंने जो है ये जो मतलब ये बुक किस लिए लिखी गई थी, ये जो है मतलब कि अपने अपने मतलब कि लिटरेचर में अपने आप को मतलब कि सबसे अलग दिखाने के लिए, मतलब एक पैरनासस पाने के लिए ना, पीक ऑफ हाइजेस्ट मतलब लिटरेरी पर्सन ना। तो ये जो है एंशियंट और मॉडर्न को लेके दो ग्रुपों में विवाद छिड़ा हुआ था कि एंशियंट इज़ बेटर, मॉडर्न इज़ नॉट बेटर, समवन सेज मॉडर्न इज़ बेटर, एंशियंट इज़ नॉट बेटर। सो दिस इज द बैटल विथ विलियम वॉटन। ओके, विलियम वॉटन जो थे एक तरफ थे, विलियम और बहुत सारे थे, तो ये बैटल ऑफ द बुक्स तो वो उनको टारगेट करते थे, फिर वो उसको करते थे। तो इसमें जो है चैम्पियंस ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न लर्निंग। ठीक, इन विच वर्क डू यू रीड ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी।
This famous, very famous quote written by John. Sorry. Okay, I'm confused. कि John Keats और P.V. Shelley. So Beauty Stood to Beauty are written by John Keats. ठीक, in Ode on a Grecian Urn. Okay, Adonis, ब्राइट स्टार, लवेल्स एंड मर्सी, ये सभी जॉन कीट्स की मतलब की रचना। बहुत ही फेमस कोट है ये। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून्स, T.S. Eliot। बहुत ही फेमस कोट, कई बार पूछा गया है। तो आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफ़ी, एंड दिस कोट्स हैव बीन टेकन T.S. Eliot's द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफॉर्क। ठीक, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। बहुत ही अच्छी लाइन है, ओपनिंग लाइन जो है, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। बहुत ही, तो कहता नहीं कि मतलब इसको पढ़ के जाइए, काफ़ी अच्छी पोएम है ना। बहुत इससे तो पूछते हैं, T.S. Eliot को तो हम छोड़ ही नहीं सकते।